हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन देख रहे थे रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट में अब तक अपन ने देखा था ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। आज अपन देखेंगे कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से थ्योरेटिकल रूप से कितनी एनर्जी कैलकुलेट की जाती है। तो इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे ग्लाइकोलाइसिस का ही दूसरा नाम है। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के लिए ग्लाइकोलाइसिस का एक टर्म चलता है। एटीपी सिंथेसिस थ्रू एसएलपी। एसएलपी का फुल फॉर्म अपन ने देखा था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 4 एटीपी अपन को प्राप्त हो रहे थे डायरेक्टली। और ये अगला है एटीपी गेन थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब जो NADH2 अपन को फॉर्म हो रहे थे ना दो, वो जब ETS में एटीपी देंगे अपन को उस वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इसमें अपन को 6 और 4 एटीपी मिल रहे हैं। 6 और 4 एटीपी जब ये मैलेट एस्पार्टेट सेटल से जाएगा तो 6 एटीपी मिलेंगे। और जब ये ग्लिसरॉल एस्पार्टेट ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल से जाएगा तब अपन को मिलेंगे 4 एटीपी। तो जब मैलेट एस्पार्टेट सेटल या ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल बच्चे वो सेटल हैं जो साइटोप्लाज्म में अपन ने जो NADH2 फॉर्म किए थे ETS ग्लाइकोलाइसिस में, वो जब ETS के लिए जाएंगे तो उनको माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। उसके लिए दो सेटल सिस्टम हैं ये अपने, मैलेट एस्पार्टेट सेटल और ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल। तो बच्चे अपन को इसका सिर्फ नाम ध्यान में रखना है, इनकी डिटेल अपन को यहाँ नहीं पढ़नी है क्योंकि अपनी NCERT में नहीं दिए गए ये। तो अपन इतना ध्यान रख लेते हैं कि मैलेट एस्पार्टेट सेटल से जाएगा तब अपन को 6 एटीपी मिलेंगे और ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल से जाएगा तो अपन को 4 एटीपी मिलेंगे। अगला है अपना एटीपी कंज्यूम कितने हो रहे हैं। 2 एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं अपने। और नेट गेन कितना हो गया 8 और 6 एटीपी। 8 एटीपी हो गए मैलेट एस्पार्टेट सेटल से और 6 एटीपी हो गए ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल से। लिंक रिएक्शन अपनी 2 बार चलती है क्योंकि 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल होते हैं तो उनसे अपन 2 एसिटाइल को एंजाइम बनाते हैं। इसके लिए 2 लिंक रिएक्शन चलेंगी। एटीपी डायरेक्ट नहीं मिलते हैं अपन को इसमें और 2 NADH2 मिलते हैं तो 6 एटीपी इनसे मिल जाएंगे अपन को। और एटीपी कंज्यूम भी नहीं होते हैं तो अपन को डायरेक्ट 6 एटीपी मिल गए। क्रेब्स साइकिल भी अपनी 2 एसिटाइल को एंजाइम है तो उनसे अपन को 4 CO2 निकालनी है। इसके लिए अपनी 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगी। क्रेब्स साइकिल नंबर ऑफ टर्न 2 एटीपी सिंथेसिस थ्रू SLP। अपन को एक क्रेब्स साइकिल में 1 एटीपी डायरेक्ट मिलता है तो 2 हो गए। एटीपी गेन थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से अपन को 22 एटीपी मिल रहे हैं। मतलब एक साइकिल से अपन को 11 एटीपी मिल रहे हैं। तो अपन ने 3 NADH2 निकाले थे और एक FADH2, तो 3 NADH2 से 9 एटीपी हो गए और एक FADH2 से 2 एटीपी हो गए तो टोटल 11 एटीपी हो गए। और 2 साइकिल से 22 एटीपी हो गए। एटीपी कंज्यूम अपने पास 0 हो रहा है और नेट गेन अपने पास 24 क्रेब्स साइकिल से हो गया। अब बच्चे अपन इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। ग्लूकोज का एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, वो 2 पायरुविक एसिड बना रहा है तो अपने 2 एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं और 2 NADH2 मिल रहे हैं, 4 एटीपी मिल रहे हैं। NADH2 मैलेट एस्पार्टेट सेटल से जाएगा तो 6 एटीपी और ग्लिसरॉल फॉस्फेट सेटल से जाएगा तो 4 एटीपी। पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल से एक CO2 मिल रहा है और एक NADH2 मिल रहा है तो एक NADH2 से 3 एटीपी। और इसी तरह दूसरा पायरुविक एसिड भी एसिटाइल को एंजाइम बनाएगा तो एक CO2 और एक NADH2। एसिटाइल को एंजाइम जब क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो 2 CO2, 3 NADH2, एक FADH2 और एक एटीपी। इस तरह से ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन से अपन इतनी 38 या 36 एटीपी बना सकते हैं। अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे
अपन डिटेल में इसको समझेंगे। सबसे पहले बच्चे आपकी एनसीईआरटी की ये 2 लाइन है जिसको अपन समझ लेते हैं। द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज ए प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ द अदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। मतलब बच्चे ये बोल रहा है कि आपका कार्बन स्केलेटन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बोल रहा है ये आपको। तो ये प्रोड्यूस होते हैं रेस्पिरेशन के दौरान और ये यूज भी हो सकते हैं सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मतलब इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। तो अपने पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में भी मेनली ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से अपने पूरा कंप्लीट देखा था कि किस प्रकार से ये लास्ट तक अपन को स्टेप बाय स्टेप एनर्जी देता है। और अपने ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और फैट्स भी अपन काम में लेते हैं। तो प्रोटीन और फैट से भी अपन एनर्जी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज से ही अपन को एनर्जी मिलती है। तो अब अपन इसको डिटेल से देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, सिंपल शुगर। एग्जाम्पल है इसका ग्लूकोज। ग्लूकोज से अपन ने ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाया था। ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाया था। इससे अपन ने DHAP और PGL बनाया था। PGL से पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम और क्रेब साइकिल, ये अपन डिटेल से पढ़ के आए। अब बच्चे अगर ग्लूकोज नहीं होगा मीन्स कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो सेल पहले फैट का यूज करेगी, उसके बाद प्रोटीन का यूज करेगी। तो फैट का ब्रेकडाउन होगा तो फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में होगा। ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकते हैं DHAP में, फिर DHAP PGL में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे अपन को एनर्जी मिल जाएगी। तो DHAP और इसमें अपन ने वापस एरो भी बना रखे हैं। मतलब DHAP से फैटिक एसिड या ग्लिसरॉल का फॉर्म भी हो सकता है। तो जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ये कैटाबॉलिज्म हो गया। और जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो ये एनाबॉलिक हो गया। इसी तरह से फैटिक एसिड या ग्लिसरॉल एसिटाइल कोएंजाइम A से बन भी सकता है और वापस कन्वर्ट भी हो सकता है इसमें। तो इसको अगर ये फैटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम से बनेगा तो एनाबॉलिज्म होगा, और जो फैटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेकडाउन होगा तो इसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और या फिर इसको बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया या पेरोक्सिसोम में चलता है, या अपने सेल बायो में भी पढ़ा होगा। तो अब अपन देखते हैं कि प्रोटीन या एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है तो ये पायरुविक एसिड से भी हो सकता है। पायरुविक एसिड से एमिनो एसिड बन सकते हैं जो कि प्रोटीन है। एमिनो एसिड अपने पास 20 होते हैं। 20 एमिनो एसिड 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन में पाए जाते हैं। तो ये एमिनो एसिड पायरुविक एसिड से एमिनो एसिड डायरेक्टली बन जाएगा, या फिर एमिनो एसिड से ये ब्रेकडाउन भी हो सकता है। एसिटाइल कोएंजाइम से भी प्रोटीन बन सकती है, और एमिनो एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम भी बन सकता है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से एमिनो एसिड बन सकता है, और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड एमिनो एसिड में कन्वर्ट भी हो सकता है। जब ये टूटेगा एमिनो एसिड तो कैटाबॉलिज्म बोल देंगे, और जब ये वापस बनेगा तो इसको एनाबॉलिज्म बोल देंगे। तो अब बच्चे आप देख रहे होंगे कि चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, तीनों एसिटाइल कोएंजाइम से ही जाएंगे। मतलब एसिटाइल कोएंजाइम इन तीनों के लिए कॉमन हो गया। अब अपन इसको एम्फीबोलिक क्यों बोल रहे हैं? ब्रेकडाउन हो रहा है तो अपन को कैटाबॉलिज्म बोलना चाहिए ना रेस्पिरेशन को। एम्फीबोलिक क्यों बोल रहे हैं? एम्फीबोलिक इसलिए बोल रहे हैं कि वापस फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो बच्चे आप बोलेंगे कि वापस फॉर्मेशन हो रहा है तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हो रहे हैं, तो इसको अपन मेटाबॉलिज्म बोलना चाहिए।
तो अपन इसको मेटाबॉलिज्म नहीं बोल के एम्फीबॉलिक क्यों बोल रहे हैं? एम्फीबॉलिक इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चे ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब कैटाबॉलिज्म तो ये हो गया ए प्लस बी ए बी और एक्स वाई से एक्स प्लस वाई, तो ये टूट रहा है, नहीं ये जुड़ रहा है तो एनाबॉलिक हो गया, और ये टूट रहा है तो कैटाबॉलिक हो गया। बट अपन पढ़ रहे हैं पी क्यू, पी प्लस क्यू, ये वापस टूट रहा है। मतलब एक ही प्रोसेस में बनना और टूटना हो रहा है सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसलिए इसको अपन एम्फीबॉलिक प्रोसेस बोलेंगे। एम्फीबॉलिक प्रोसेस भी मेटाबॉलिक प्रोसेस का एक पार्ट ही है, क्योंकि लास्ट एंड में सेल को एनर्जी मिल रही है, सेल का स्केलेटन बन रहा है, तो ये हुआ तो मेटाबॉलिज्म ही, बट ये प्रोसेस अपनी एम्फीबॉलिक प्रोसेस कहलाती है। तो जिस हिसाब से सेल को रिक्वायरमेंट होगी, फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, तो एसिटाइल को एंजाइम से फैटिक एसिड बन जाएगा और सेल को एनर्जी किसी और सोर्स से मिल जाएगी। पर सेल की प्राथमिकता है कि उसको अभी फैटिक एसिड चाहिए, तो पहले फैटी एसिड बनाएगी ना, वो आगे की प्रोसेस में नहीं जाएगी। सेल को जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से वो पूरी करेगी, तो इसको अपन एम्फीबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। अब अगला अपना टॉपिक है द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में अपन देखेंगे कि जो अब तक अपन ने कैलकुलेशन की हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की, वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, वो अपन ने अपनी सहूलियत के लिए की हैं। मतलब ये बोल रहा है कि वो एक अपनी इमेजनरी मीन्स काल्पनिक प्रोसेस है। सेल में एक्चुअली वैसा नहीं देखने को मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि सेल में ऐसा नहीं है कि बच्चे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया वेट करेगा, उसके बाद कि मैं लिंक रिएक्शन चलाऊंगा, क्रेब्स साइकिल चलाऊंगा, उसके बाद ईटीएस चलेगा। वो सेल में जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो उसके साथ साथ में ही सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, लिंक रिएक्शन चल रही हैं, और एक नहीं बहुत सारे क्रेब्स साइकिल चल रहे हैं। पर अपन ने अपनी इमेजनरी कैलकुलेशन की है। ये बोल रहा है अपन को इट इज़ पॉसिबल टू मेक कैलकुलेट ऑफ द एनर्जी गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, बट रियलिटी दे कैन रिमेन ओनली ए थ्योरेटिकल एक्सरसाइज। दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली ऑन सर्टेन अजम्पशन। ये अपनी कल्पनाओं पे आधारित है। इसके एनसीईआरटी ने 4 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि एक सीक्वेंशियल मतलब अजम्पशन है। तो पहले तो ये देखते हैं अजम्पशन है, मतलब एनसीईआरटी ने ये अजम्पशन लिख रखे, मतलब ये बात ट्रूथ नहीं है, ये बात रॉन्ग है। तो पहला तो अपन ने जो देखा था कि पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर लिंक रिएक्शन होगी, फिर क्रेब्स साइकिल चलेगा, उसके बाद ईटीएस चलेगा, बट ऐसा नहीं होता। देयर इज ए sequentially orderly pathway functioning with one substrate forming the next, and with glycolysis TCA cycle and ETS pathway following one after another। सेकेंड बोल रहा है कि जो अपन ने ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 फॉर्म किया था, वो NADH2 सेल के किसी काम आ जाएगा अदर प्रोसेस में, या फिर वो क्रेब साइकिल में ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ये सॉरी ईटीएस में ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। द NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergo oxidative phosphorylation। ये बच्चे जरूरी तो नहीं है, सेल उस NADH2 को किसी और काम में भी तो ले सकती है ना। थर्ड पॉइंट है अपना नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे यूटिलाइज सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। अपन ने देखा ही था अभी कि जो कंपाउंड्स
बन रहे हैं वो स्टेप वाइज स्टेप लास्ट तक ऑक्सीडाइज होंगे, ज़रूरी तो नहीं है, दूसरे में कन्वर्ट तो हो सकते हैं। अगला है ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पिरेटरी, नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज। मतलब ये बोल रहा है कि सिर्फ ग्लूकोज से ही अपन ने एटीपी तो काउंट किए हैं 38 या 36, और जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं वो भी तो काम में आ सकते हैं। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज से अपन स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप वो ही प्रोसेस चलेंगे, किसी और में वो कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये सिर्फ अपनी एक काल्पनिक है। पर बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि चारों स्टेटमेंट रॉन्ग है। मतलब आपको एक क्वेश्चन फॉर्म करके दे दिया जाए कि विच वन वॉज नॉट करेक्ट, और 3 स्टेटमेंट और डाल दी जाए, एक स्टेटमेंट ही डाल दिया जाए, तो ये बच्चे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, बट ये स्टेटमेंट राइट नहीं है, रॉन्ग है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी कल्पनाएं हैं। आगे बच्चे इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। बट दिस काइंड ऑफ assumption आर नॉट रियली वैलिड इन ए लिविंग सिस्टम। ये खुद बोल रहा है कि ये अजम्पशन है जो लिविंग सिस्टम के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ऑल पाथवे वर्क्स simultaneously and do not take place one after another. Substrate enter the pathway and are withdraw from it as and when necessary. ATP is utilized as the when needed. Enzymatically rates are controlled by मल्टीपल मीन्स। मतलब एक स्लो प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप होती है, और बहुत सारे स्टेप पे एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल है। येट इट इज़ यूजफुल टू डू एक्सरसाइज। अपन ने ये 38 या 36 एटीपी क्यों कैलकुलेट किए, अब ये अपन को समझा रहा है। येट इट इज़ यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज टू appreciate the beauty and efficiency of the living system, state and storing energy. Hence there can be a net gain of 38 ATP molecule during aerobic respiration of 1 molecule of glucose। मतलब ये अपन को बोल रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 एटीपी अपन को मिल रहे हैं। तो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या एफिशिएंसी हुई, इसको अपन ने कैलकुलेट करने के लिए अपन ने ग्लूकोज से जाने की अपन को 38 एटीपी मिल रही है। अपन ने देखा था स्टार्टिंग में अपने इक्वेशन देखी थी कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 6 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से, अपन ने निकाली है 38 एटीपी। तो ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कितना परसेंट एफिशिएंट सिस्टम है, ये जानने के लिए अपन ने ये पूरी स्टडी की। तो अपन अब एफिशिएंसी जान लेते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एक एटीपी अपन को ये अपन ने गलत लिख दिया। एक एटीपी 1.8 किलो कैलोरी एनर्जी देती है। तो एक ग्लूकोज से अपन ने 86 किलो कैलोरी एनर्जी गेन होती है। तो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने परसेंट एफिशिएंस है ये। इफ गेन इज 36 एटीपी देन एफिशिएंसी, अगर अपन को 36 एटीपी मिलते हैं तो ये सिस्टम कितना एफिशिएंस है। 36 को अपन ने एटीपी को अपन ने किलो कैलोरी एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, तो 291.6 किलो कैलोरी एनर्जी एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए अपन ने 686 से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास आए 42.50% एफिशिएंस है। और इफ गेन इज 38 एटीपी तो अपना ये आ जाएगा 44.86%। तो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था बच्चे कि सारी की सारी एनर्जी ग्लूकोज से एटीपी के रूप में कन्वर्ट नहीं होती है, कुछ एनर्जी अपनी हीट के रूप में भी फॉर्म हो जाती है। हीट
के रूप में अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है वो हीट, इसलिए हीट की फॉर्म में निकल जाती है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप स्लो प्रोसेस है। तो अपन ने एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली। अब बच्चे अपन आगे देखते हैं। द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूस CO2 एंड H2O एंड प्रोडक्ट या एनर्जी मोस्ट ऑफ विच गिव आउट ऑफ हीट। मतलब ज़्यादातर पार्ट अपना एनर्जी का हीट के रूप में चला जाता है और एंड प्रोडक्ट अपने CO2 और H2O प्रोड्यूस होते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन देखेंगे इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।